स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डागुर साहब पर। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो एनिमल किंगडम है उसके जस्ट स्टार्ट किया था कि एनिमल किंगडम में कौन कौन से फाइलम है। आज हमें जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कि जंतुओं का जो वर्गीकरण किया जाता है उसके आधार क्या है, क्राइटेरिया क्या है जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जंतुओं के वर्गीकरण के आधार क्या है। तो जंतुओं का वर्गीकरण बहुत सारे आधार हैं, उनमें से भी हम सबसे पहले एक आधार की बात करें तो वो जो आधार है वो है शरीर संगठन का स्तर, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। शरीर के संगठन का स्तर क्या है। देखो, शरीर का संगठन का स्तर जो है, यहाँ पे 5 तरह के शरीर संगठन के स्तर है। इनमें से हमको एक एक को बारी बारी से हम इसको पढ़ेंगे कि ये क्या है, लेकिन हमको ये लिस्ट जो है एक ही पहले से ये लिस्ट भी याद होनी चाहिए। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये लिस्ट अपने आप अपने को याद भी हो जाएगी। सबसे सरल प्रकार का जो संगठन होता है वो जीव द्रव्य स्तर का संगठन होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है सबसे सरल। उसके बाद कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन, उत्तक स्तर का शरीर संगठन, अंग स्तर और अंग तंत्र स्तर। जीव द्रव्य स्तर का जो शरीर संगठन होता है ये मिलता है प्रोटोजोआ जंतुओं में। देखो, अब यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट आएगी कि प्रोटोजोआ जंतु क्या है। और हमको ये मालूम है कि जो एक कोशिका वाले जो जंतु होते हैं, एक कोशिकीय जो जंतु होते हैं यूनिसेलुलर, इनको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। लेकिन ये जो प्रोटोजोआ जंतु जो होते हैं ये जंतु आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। प्रोटोजोआ जंतु आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। तो एक कोशिका वाले जो जंतु होते हैं, जैसे ये जो चित्र दिखा रखा है ये अमीबा का चित्र है। इस एक कोशिका वाले जंतु की एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका के अंदर विभिन्न कोशिकांग हैं और विभिन्न कोशिकांगों के द्वारा शरीर के विभिन्न कार्य हो रहे हैं। एक ही कोशिका जंतु के समान व्यवहार करती है, वह भोजन ग्रहण भी करती है, भोजन का पाचन भी होता है, ऊर्जा का उत्पादन भी होता है, श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, प्रजनन भी होता है। तो एक अकेली एक सिंगल कोशिका पूरा एक जंतु के समान काम कर रही है। और ये जो एक कोशिका वाले जंतु होते हैं इन्हें कहा जाता है प्रोटोजोआ, इनको हम कहते हैं। और ये जो प्रोटोजोआ जंतु है इनका जो शरीर का संगठन है वो होता है जीव द्रव्य स्तर का शरीर संगठन। और ये जो जीव द्रव्य स्तर का शरीर संगठन जो होता है वो नहीं आते हैं किसमें, ये प्रोटोजोआ नहीं आते हैं एनिमल किंगडम में। ये कौन से किंगडम में आते हैं, ये आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। सजीवों का 5 जगत का जो वर्गीकरण है उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया। तो जो प्रोटिस्टा है जिसमें एक कोशिकीय सजीव रखे जाते हैं तो यह उस प्रोटिस्टा में आते हैं, एनिमल किंगडम में नहीं आते। तो सबसे सरल स्तर, सबसे सरल जो प्रकार का शरीर का जो संगठन है, सिंपलेस्ट जो है बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन, वो किसमें मिलेगा, वो मिलेगा इन प्रोटोजोआ जंतुओं में। प्रोटोजोआ। इसके बाद, और यहां पर मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि एक कोशिका ही संपूर्ण जंतु का काम करती है। दूसरा जो शरीर संगठन है प्रोटोजोआ से विकसित प्रकार का जो शरीर संगठन है इसे कहते हैं कोशिका समूह स्तर का शरीर संगठन, सेलुलर एग्रीगेट। कुछ कोशिकाओं का समूह आपस में मिलता है, मिलकर एक जंतु का निर्माण करता है। देखो, कोशिका समूह स्तर का जो शरीर संगठन होता है यह मिलता है पोरीफेरा जंतुओं में। पोरीफेरा जो जंतु होते हैं इनमें आते हैं स्पंज। अब ये जो पोरीफेरा जंतु होते हैं इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं आपस में मिलकर शरीर का निर्माण कर रही है। लेकिन कोशिका समूह स्तर में केवल कोशिकाएं हैं, ये इन्होंने उत्तक नहीं बनाया। यहां पर उत्तक नहीं मिलता, टिश्यू नहीं मिलता, उत्तक नहीं मिलता। देखो, उत्तक का मीनिंग क्या है कि यदि मान लो सारी जो कोशिकाएं हैं वो एक समान उनका उत्पत्ति है और एक समान मिलते जुलते कार्य करती हैं और एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण तरीके से समन्वय बनाकर, कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करती है, तब हम कहते हैं उत्तक स्तर होता है। लेकिन यहां पर तो उत्तक अभी बना ही नहीं है, तो यह भी एक सरल प्रकार का शरीर संगठन है, कोशिका समूह स्तर का शरीर संगठन। और यह हमको किसमें मिलता है, पोरीफेरा
पोरीफेरा जंतुओं में मिलता है। ये पोरीफेरा का शरीर है, कोशिकाओं का बना हुआ है, जिसमें कोशिकाओं के मध्य आपस में एक दूसरे से लगभग वो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है और उत्तक में वो विभेदित नहीं हो रही है। इसी की ये दीवार जो शरीर की बॉडी वॉल है, इसी का चित्र यहाँ दिखाया है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं लेकिन उत्तक नहीं मिलता। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कोशिका समूह स्तर का शरीर संगठन पोरीफेरा में मिलेगा। सबसे सरल है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल या जीव द्रव्य लेवल का शरीर संगठन जो एक कोशिकीय जंतुओं में मिलता है। सेकंड नंबर पे आते हैं कोशिका समूह स्तर का शरीर संगठन जो इन बहुकोशिकीय जंतुओं में है, और पहला बहुकोशिकीय जंतु कौन सा? पोरीफेरा, उसमें यह मिलता है और उत्तक यहां पर नहीं बना हुआ है अभी तक। इसके बाद जो अगला जो शरीर संगठन है उसे हम कहते हैं उत्तक स्तर का शरीर संगठन। क्योंकि देखो जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाती हैं। एक जंतु के शरीर में कई प्रकार के उत्तक हो सकते हैं, तो सबसे पहली बार जो उत्तक स्तर मिलता है वह उत्तक स्तर सबसे पहली बार जो मिलने वाला है वो जो जंतु है वह जंतु है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, और इसके बाद जो सीलेंट्रेटा से अगला जो संघ है वो है टीनोफोरा। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जंतुओं में उत्तक स्तर का शरीर संगठन मिलता है। यहां पर कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाती है। प्रथम बार उत्तक यहां पे बनेगा, उत्तक बनाएंगी तो पहली बार, प्रथम बार एनिमल किंगडम में प्रथम बार जो उत्तक मिल रहा है वो मिलने वाला है सीलेंट्रेटा के जंतुओं में। उसके पश्चात टीनोफोरा में भी उत्तक मिलेगा। यहां पर अभी केवल उत्तक तक का लेवल है। उत्तक से अधिक एडवांस जो होता है वो अंग होता है, ऑर्गन होता है, लेकिन अभी तक भी यहां पर अंग बना हुआ नहीं है। तो उत्तक स्तर का शरीर संगठन हमको ये जो है सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में मिलेगा। यहां पर ये जो जंतु दिखा रखा है ये हाइड्रा का उदाहरण दिखा रखा है। इसके शरीर में विभिन्न कोशिकाएं हैं जो आपस में मिलकर उत्तक भी बना रही है। ये जो है ये भी सीलेंट्रेटा का सदस्य है। सी एनिमोन या समुद्र का फूल इसको कहा गया है। इनके बारे में डिटेल आएगी जब हम सीलेंट्रेटा का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तो हम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे वर्गीकरण हो रहा है। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, उसके बाद था सेलुलर एग्रीगेट या कोशिका समूहन, उसके बाद था उत्तक लेवल, उत्तक स्तर का शरीर संगठन। अब चौथा जो शरीर संगठन है वो है अंग स्तर का शरीर संगठन। तो देखो उत्तक के बाद क्या बने? अंग बनते हैं, ऑर्गन। जब अंग बनते हैं तो जैसे ये जो जंतु दिखा रखा है ये चपटाक्रमी है, टेपवर्म है। टेपवर्म है ये जंतु, प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है। तो अंग स्तर का देखो, यदि हम सिंपल सी बात करें कि जो कोशिका होती है, कोशिकाओं से क्या बनता है? उत्तक, और विभिन्न उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग, और फिर विभिन्न अंग मिलकर क्या बनाएंगे? अंग तंत्र, सिस्टम। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, विभिन्न सिस्टम बनेंगे। तो कोशिका समूह, कोशिका स्तर हमने देखा पोरीफेरा। कोशिका से भी पहले कौन सा स्तर था? वो था जीव द्रव्य स्तर, और जीव द्रव्य स्तर किसमें था? प्रोटोजोआ। उत्तक स्तर सीलेंट्रेटा टीनोफोरा। अब बात आ रही है अंग स्तर। तो अंग स्तर का शरीर संगठन प्रथम बार कहां पर मिल रहा है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों में अंग स्तर का शरीर संगठन मिल रहा है। और यहां पर प्रश्न है कि प्रथम बार अंग कौन से संघ के सदस्यों में मिल रहे हैं? तो उदाहरण क्या हो गया? प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो अंग प्रकार का जो शरीर संगठन है किसमें मिलने वाला है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंग प्रकार का शरीर संगठन मिलेगा। अब यहां पर हमने बात बता दिया कि उत्तक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? अंग। उत्तक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तक हैं, वह आपस में मिलकर क्या बनाने वाले हैं? विभिन्न प्रकार के उत्तक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करेंगे। तो प्रथम बार अंग का निर्माण कहां है? इन चपटेक्रमियों में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्रथम बार अंग स्तर का शरीर संगठन मिलेगा। इसके बाद जो पांचवा शरीर संगठन का स्तर है, पांचवा और अंतिम शरीर संगठन का स्तर, वह है अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन। देखो यहां पर अंग तंत्र क्यों बोला है? हमको मालूम है कि जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आपस में समन्वय पूर्वक मिलकर कार्य करते हैं।
एवं क्या बनाते हैं वो अंग तंत्र, एवं अंग तंत्र बनाते हैं। देखो अब ये अंग तंत्र का मीनिंग, जैसे मान लो मनुष्य है, पहली बात तो सबसे पहली बार जो अंग तंत्र मिल रहे हैं, अंगों ने मिलकर कोई तंत्र बना लिया। जैसे मनुष्य का उदाहरण दो, मान लिया पाचन तंत्र है। देखो पाचन तंत्र में एक अंग होगा अमाशय, स्टोमक जो होता है, फिर उसके बाद रहेंगी छोटी आंत, बड़ी आंत, विभिन्न अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। ऐसे मान लीजिए श्वसन तंत्र है, फेफड़े वहां पर रहेंगे, वहां पे श्वसन का जो पथ रहेगा, यहाँ पे नासिका रहेगी, तो विभिन्न अंग आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, अंग तंत्र। तो विभिन्न अंग आपस में मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, यही सबसे विकसित प्रकार का शरीर संगठन होता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है, एस्के हेल्मेंथीज से, और एस्के हेल्मेंथीज के आगे के सभी सदस्य जो है कॉर्डेटा तक, इन सभी के सभी में, एस्के हेल्मेंथीज के आगे के जो सभी सदस्य कॉर्डेटा तक, इन सभी के सभी में क्या मिलता है, अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन। तो सभी अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र। तो यहाँ पे उदाहरण अपना, यहाँ मनुष्य का उदाहरण दिखाई दे रहा है, याद रखना है। यदि हमसे पूछे कि पहली बार अंग तंत्र किस संघ के सदस्यों में मिल रहे हैं, तो पहली बार जो अंग तंत्र है हमको एस्के हेल्मेंथीज के सदस्यों में मिल रहे हैं। पहली बार अंग कहां पर बनेंगे, प्लेटी हेल्मेंथीज में पहली बार बनेंगे अंग। उत्तक पहली बार कहां पे बन रहे हैं, सिलेंट्रेटा में पहली बार बन रहे हैं उत्तक। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों में मिलता है उत्तक स्तर। उसके पहले फिर है कोशिका का समूह है जो कि है पोरीफेरा में, और पोरीफेरा से पहले वो जो प्रोटोजोआ हैं जो प्रोटिस्टा संघ में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, जो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, तो वह जो प्रोटिस्टा है उनमें मिलता है जीव द्रव्य स्तर का शरीर संगठन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको सबसे पहले याद रखना है, शरीर के संगठन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। इसके बाद शरीर संगठन के बाद अब जो पॉइंट आएगा वो ये है, शरीर का नियोजन कैसा है, बॉडी का प्लान कैसा है। जंतुओं का वर्गीकरण करना है, देखो वही हमारे 11 फाइलम है, उन्हीं का ही ये वर्गीकरण है। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ आधार है कि किस प्रकार से वर्गीकरण हो रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि शरीर का नियोजन कैसे हो रहा है, शरीर का नियोजन बॉडी प्लान कैसे है। तो देखो यहां पर 3 प्रकार के बॉडी प्लान मिलेंगे, 3 प्रकार के बॉडी प्लान है, 3 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। तो सबसे सरल प्रकार का बॉडी प्लान है कोशिका समूहन बॉडी प्लान, दूसरा है अंधकोश, तीसरा है ट्यूब इन ट्यूब। देखो है क्या, कोशिका समूहन बॉडी प्लान। इससे पहले हमने देखा था कोशिका समूहन स्तर का शरीर संगठन, वहां पर शरीर संगठन था, यहां पर कोशिका समूहन बॉडी प्लान है। और आंसर यहां पर वही है कि कोशिका समूहन बॉडी प्लान किसमें मिलने वाला है, पोरीफेरा के सदस्यों में मिलने वाला है कोशिका समूहन स्तर का बॉडी प्लान। कोशिका समूहन स्तर का बॉडी प्लान किसमें मिलेगा, पोरीफेरा। फिर अंधकोश, आगे मैं समझाऊंगा आपको अंधकोश क्या है। तो अंधकोश का जो मिलेगा वो रहेगा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद होगा टीनोफोरा, और टीनोफोरा के बाद होगा प्लेटी हेल्मेंथीज, प्लेटी हेल्मेंथीज, और फिर रहेगा ट्यूब इन ट्यूब, नाल में नाल। तो ये फिर आएगा एस्के हेल्मेंथीज से आगे के सभी, एस्के हेल्मेंथीज से आगे के जो सदस्य सभी, एस्के हेल्मेंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक। तो ये तो मैंने चलो उदाहरण लिखे डायरेक्ट, लेकिन अब ये होते क्या है इसको हमको समझना है। तो 3 प्रकार के बॉडी प्लान होते हैं कि शरीर का ढांचा कैसा है, 3 प्रकार का वो ढांचा है, 3 प्रकार के बॉडी प्लान है। पहला पॉइंट देखते हैं कोशिका समूहन बॉडी प्लान। अब देखो यहां पर वही सेम डायग्राम रिपीट हो रहा है, पोरीफेरा वाला। हमने बोला कि कोशिका समूहन बॉडी प्लान किसमें मिल रहा है, पोरीफेरा में मिल रहा है। तो पोरीफेरा में क्या होंगी, तो पोरीफेरा में जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, यह कोशिकाएं आपस में मिलकर इन्होंने पूरे शरीर का क्या किया है, निर्माण करेंगे। पूरे शरीर का निर्माण ये कोशिकाएं आपस में मिलकर कर रही हैं, और इन कोशिकाओं के बीच में क्या रहेंगे, विभिन्न छिद्र भी रहेंगे। देखो यहां पर से विभिन्न छिद्र होते हैं, छिद्रों के माध्यम से जो जल है भीतर प्रवेश करेगा और यहां से ऑस्कुलम से निकलेगा बाहर। तो विभिन्न छिद्रों से जल भीतर प्रवेश करता है, ऑस्कुलम से निकलता है बाहर, और बहुत सारी कोशिकाएं आपस में क्या बना रही हैं, कोशिकाएं मिलकर एक समूहन कर रही हैं। और उत्तक
उत्तक नहीं बना है। पोरीफेरा में क्या नहीं बना है? उत्तक नहीं बना है। तो कोशिका समूहन बॉडी प्लान की विभिन्न कोशिकाएं आपस में मिलकर जंतु का शरीर बना रही हैं, लेकिन वहां पर उत्तक का निर्माण नहीं हुआ है। तो यहां पर क्या भी है कोशिका समूहन बॉडी प्लान में? क्या खास बात है यहां पर कि उत्तक या टिश्यू नहीं बना है, उत्तक नहीं बनता। तो केवल कोशिका का क्या रहता है? समूहन मात्र रहता है, उत्तक का निर्माण नहीं होता। तो कोशिका समूहन बॉडी प्लान, सेलुलर एग्रीगेट बॉडी प्लान किसमें मिलेगा? पोरीफेरा में मिलेगा। सीधे सीधे याद रखना है। मान लो मैचिंग का क्वेश्चन आता है कि मैचिंग करो, कि एक तरफ हमको लिख दिया जाए कि कोशिका समूहन बॉडी प्लान किसमें मिलेगा, तो दूसरी तरफ किसको खोजना? सीधे सीधे हमको सीधे सीधे पोरीफेरा को वहां पर ढूंढना है। पोरीफेरा में मिलेगा सेलुलर एग्रीगेट बॉडी प्लान। इसके बाद दूसरा होता है जो बॉडी प्लान, वो है अंधकोश बॉडी प्लान। इंपॉर्टेंट है बहुत, अंधकोश। देखो अंधकोश का मतलब क्या है? अंध का मतलब होता है ब्लाइंड। इसको अपन देखो ब्लाइंड सैक। यदि मैं आपको कहूं जैसे मान लो हमारे पास घर में थैला होता है कोई, तो थैला इस प्रकार से है, ऊपर हैंडल है चलो इसका, तो इस थैले का एक ही माउथ है, एक ही इसका मुंह है जिससे हम नीचे सामान डाल रहे हैं। तो यहीं से सामान डाला जाएगा और यहीं से सामान क्या भी निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो अंदर की तरफ से क्या है? ये बंद है। मान लिया पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल में भी जो जल भीतर डाला जाएगा, जिस माउथ से जल डाला जाता है उसी माउथ से ही जल क्या निकलेगा? बाहर भी निकलेगा। तो जब अंदर की तरफ से ये बंद होता है तब इसको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक, अंधकोश। अब प्रश्न ये है कि ये अंधकोश प्रकार का बॉडी प्लान किसमें मिलता है? तो देखते हैं। तो अंधकोश का 3 उदाहरण है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। जैसे ये एक सिलेंट्रेटा वर्ग का जंतु है, जैसे हाइड्रा का उदाहरण दिखा रखा है। देखो हाइड्रा के शरीर में छिद्र नहीं मिलते। छिद्र कहां पर मिलते हैं? वो मिलते हैं पोरीफेरा वाले जंतुओं में, जिसमें बहुत सारे छिद्र मिलेंगे शरीर में, विभिन्न छिद्रों से जल प्रवेश करता है। वहां पे कोई ब्लाइंड सैक या अंधकोश नहीं है। हाइड्रा में तो क्या होगा? इसके पास ही एक ही माउथ है, इस माउथ से ही जल भीतर प्रवेश करेगा, जल के साथ भोजन भी भीतर प्रवेश करेगा, स्पर्शक भी भोजन को पकड़कर यहाँ भीतर डालने में हेल्प करेंगे, और इस माउथ से जल प्रवेश करेगा और यहीं से जो जल है उसकी निकासी भी होगी, साथ के साथ जो भी कोई अपशिष्ट पदार्थ है उनकी भी निकासी यहां से होगी। तो एक ही मुंह है। तो ब्लाइंड सैक में क्या होगा कि केवल मुख मिलता है, केवल मुख मिलता है, मुख ही गुदा या एनस के जैसा कार्य करता है। तो केवल एक मुख है, मुख ही एनस का काम भी करेगा। और यदि मैं कहूं कि क्या इसका जो पाचन तंत्र है, इसका जो पाचन तंत्र, या मैं कहूं कि जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी जो आहार नाल है, क्या वो आहार नाल पूर्ण दिख रही है हमको? क्योंकि अंधकोश है तो आहार नाल पूर्ण नहीं होती। आहार नाल पूर्ण तो तब मानी जाती कि यदि एक तरफ मुख होता और दूसरी तरफ क्या होती? एनस होती, गुदा होती, तब तुम कहते हैं कि आहार नाल पूर्ण है। लेकिन इन सदस्यों में एक तरफ मुख है और दूसरी तरफ पे कोई वहां पर एनस नहीं है, तो इसमें क्या है? फिर आहार नाल पूर्ण यहां पर नहीं है। आहार नाल कैसी यहां पर? इनकम्प्लीट यहां पर आहार नाल है। तो यहां पर यदि मैं आपको बोलूं कि जो अंधकोश वाले होते हैं इनकी आहार नाल क्या होती है? आहार नाल कैसी होती है? अपूर्ण होती है। आहार नाल होती है अपूर्ण, क्योंकि केवल क्या मिलता है? केवल मुख मिलता है वहां पर। आहार नाल अपूर्ण रहती है क्योंकि वहां पर केवल और केवल क्या मिलता है? मुख मिलता है, माउथ मिलता है, वहां पर एनएस वहां पर नहीं मिलती। तो अंधकोश प्रकार का जो बॉडी प्लान होता है, तीनों को हमको याद रखना है। हमसे कोई कहेगा क्या प्लेटीहेल्मिन्थेस में एनएस मिलती है? नहीं, चप्टेक्रमी में कोई एनएस नहीं मिलती। चप्टेक्रमी में एनएस नहीं है। टिनोफोरा में एनएस मिलेगी? नहीं मिलेगी, केवल मुख मिलेगा, क्योंकि इनका जो बॉडी प्लान है वो कैसा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। अपूर्ण इनकी आहार नाल रहती है, एनएस इनमें नहीं मिलती, मुख ही एनएस का काम करता है। तो इस पॉइंट को हमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अंधकोश प्रकार का, ब्लाइंड सैक प्रकार का बॉडी प्लान। इसके बाद देखो हमने कहा बॉडी प्लान हम पढ़ रहे हैं। पहला जो बॉडी प्लान था सेलुलर एग्रीगेट बॉडी प्लान, सबसे सरल प्रकार का बॉडी प्लान, सबसे सरल प्रकार का शरीर नियोजन। दूसरा था अंधकोश प्रकार का बॉडी प्लान, सेकंड नंबर पर था अंधकोश प्रकार का बॉडी प्लान। अब
तीसरे नंबर पर जो बॉडी प्लान है, ये थर्ड टाइप का जो बॉडी प्लान है, इसको हम कहते हैं ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान। तीसरा और सबसे विकसित जो बॉडी प्लान है, शरीर का जो नियोजन है, बॉडी प्लान शरीर नियोजन, तो तीसरा जो है वो है ट्यूब इन ट्यूब। देखो, ट्यूब में ट्यूब, नाल में नाल, एक नाल या एक ट्यूब अंदर हो और दूसरी ट्यूब उसके बाहर हो। देखो यहां पर जैसे मान लिया ये डायग्राम दिख रहा है हमको, ये केचुए का डायग्राम है और इस केचुए में यहां पर इसका मुख है, भीतर इसकी आहार नाल है और दूसरी तरफ यहां पर है एनस। तो माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एनस पे खत्म हो रही है आहार नाल। नीचे देखो एक ऑर्गेनिज्म में एक जीव दिखा रखा है, सैलामेंडर का चित्र है, ये समझाने के लिए है। मुख से प्रारंभ होगा, आहार नाल विभिन्न उससे घूमती हुई आखिर में कहां पर खत्म होने वाली है, आहार नाल आखिर में खत्म होने वाली है एनस पर। आहार नाल मुख से प्रारंभ हो रही है और आहार नाल कहां पर खत्म होगी, जाकर एनस पर जाकर खत्म होगी आहार नाल। हम देखेंगे कि भीतर एक ट्यूब है, बाहर की तरफ शरीर की बॉडी वॉल जो होती है वो है, बाहर की तरफ एक दूसरी ट्यूब हमको दिख रही है, वो है बॉडी वॉल की। तो अंदर की है आहार नाल वाली ट्यूब, अंदर आहार नाल और बाहर क्या है, बॉडी वॉल। तो अंदर आहार नाल वाली ट्यूब है तो बाहर बॉडी वॉल वाली ट्यूब है। जैसे मान लो, ऐसे बताऊं, भीतर की तरफ मान लिया कोई जीव है, उसकी ये है आहार नाल, ऊपर क्या रहेगा, मुख रहेगा, लास्ट में यहां पर क्या रहेगी, एनस रहेगी, इसको गुदा बोलते हैं, गुदा रहेगी। बाहर की तरफ रहेगा इसमें इसका शरीर, बाहर की तरफ क्या रहेगी, इसकी शरीर वाली जो नाल है या हम कहें शरीर जो है वह रहेगा, इसको कहेंगे बॉडी वॉल। ये क्या रहेगी, ये रहेगी देह भित्ति, ये क्या रहेगी, देह भित्ति। तो यहां पर तो अपने को समझना है, मनुष्य की बात भी करूं तो माउथ से एनस तक मनुष्य की आहार नाल हो जाएगी और बाहर का उसका हो जाएगा शरीर। तो देखो, एसके हेलमिंथेज से स्टार्ट होता है ये जो नाल में नाल प्रकार का है और आखिर में कॉर्डेटा तक जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये पॉइंट समझ चुके होंगे कि नाल में नाल प्रकार का जो बॉडी प्लान होता है क्या होता है, जिसके अंदर आहार नाल होती है पूर्ण और आहार नाल क्या रहेगी, पूर्ण रहेगी। तो नाल में नाल में देखते हैं, यदि एक पॉइंट में बोलो कि इसमें आहार नाल क्या होगी, पूर्ण, आहार नाल पूर्ण होती है। और पूर्ण का मतलब क्या है, मुख से प्रारंभ होकर मुख से गुदा तक होती है। और बाहरी जो नाल है वो हम किसकी बनी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं देह भित्ति की, बॉडी वॉल की। बाहरी नाल किसकी है, बॉडी वॉल की। तो ये वाला जो शरीर संगठन है इसको कहते हैं ट्यूब इन ट्यूब, नाल में नाल प्रकार का शरीर संगठन, बॉडी का जो प्लान है। तो ये तीनों प्रकार के बॉडी प्लान आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। अब मान लिया हम एसके हेलमिंथेज के टॉपिक पे आएंगे, जब वहां पे बोलूंगा मैं कि एसके हेलमिंथेज में ट्यूब इन ट्यूब प्रकार का बॉडी प्लान मिलता है। तो जब मैं बोलूंगा एसके हेलमिंथेज में ट्यूब इन ट्यूब प्रकार का बॉडी प्लान मिलता है, तो आपको सीधे ही समझ में आना चाहिए वहां पर कि ट्यूब इन ट्यूब का मतलब है कि एक भीतरी वाली ट्यूब आहार नाल की, बाहरी वाली ट्यूब बॉडी वॉल की, और मुख से लेकर एनस तक पूरी की पूरी वो क्या है, ट्यूब। तो ट्यूब इन ट्यूब प्रकार का बॉडी जो संगठन, बॉडी का जो प्लान है, नियोजन है, वो अपने को एसके हेलमिंथेज से स्टार्ट होगा और कॉर्डेटा तक जितने भी जंतु हैं सब में ऐसा ही बॉडी का जो प्लान है वो मिलेगा। तो अपने अभी तक दो प्रकार के जो है ये वर्गीकरण के आधार पढ़े। पहला आधार पढ़ा था शरीर संगठन का जो था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल क्या है। दूसरा पढ़ा था कि बॉडी का नियोजन या बॉडी का प्लान कैसे है, बॉडी का मूल ढांचा कैसा बना हुआ है। तो अब इसके बाद जब हम इससे अगला जो हमारा वर्गीकरण का आधार है उस पे आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारा जो वर्गीकरण का आधार है वह है शरीर की सममिति, शरीर की सममिति, इसको कहते हैं सिमेट्री। शरीर की जो सममिति होती है, अब यहां पर बात यह है
कि शरीर की सममिति आखिर में हम किसको कहते हैं कि शरीर सममित है या शरीर असममित है। तो सबसे पहले यदि मान लो हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य देखो कोर्डेटा है, मतलब कि हमारे पास हमारी रीढ़ की हड्डी मौजूद है, कोर्डेटा में आता है, और इसके अलावा जो है मैमेलिया है, स्तनधारी जंतु है। यदि हम मनुष्य के बीचों बीच से इस प्रकार से शरीर को बांट के देखें, ऐसे शरीर को काटना चाहे तो शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसका मतलब कि मनुष्य के शरीर को एक तल ऐसा मौजूद है जिससे दो बराबर भागों में शरीर को बांट लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये जो कछुआ है, कछुए के शरीर में यदि हम इसको बीच में से इस प्रकार से काटे तो कछुए के शरीर को दो बराबर भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि शरीर को किसी भी तल से, कोई भी शरीर में कोई तल ऐसा मौजूद हो कि शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जा सके, तो ऐसे जो जंतु होंगे क्या कहलाएंगे, सममित जंतु कहलाएंगे। अच्छा, मतलब ये है कि देखो सममिति क्या होगी, यदि शरीर को किसी तल द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सके, यदि शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जा सके तो शरीर क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। प्लस दूसरी बात किससे जुड़ा हुआ, ये सममिति अंगों की व्यवस्था से जुड़ी होती है। सममिति अंगों की, या मैं कहूं उपांग बोलते हैं इसको, जो हमारे उपांग है, हाथ है, पैर है, जंतुओं के स्पर्शक है, उनके एंटीना है, तो सममिति की जो उपांग होते हैं, उपांग अंग से उपांग बना है, सममिति उपांगों की व्यवस्था से संबंधित है। सममिति उपांगों की व्यवस्था से संबंधित है। क्या शरीर को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं या नहीं। जैसे मान लिया ये एक जंतु दिखा है, इस जंतु का नाम है सी अर्चिन, एक जंतु सी अर्चिन, बिल्कुल गोल होता है ये। अब यदि जैसे अपने पास मान लिया हमारे पास खरबूजा होता है, खरबूजा, मस्क मेलन। अब खरबूजा में देखो यदि मैं ऊपर से ऐसे काटूंगा तो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, ऐसे काटूंगा तो, फिर मैं इस प्रकार से काटूंगा तो भी कट जाएगा, किसी भी प्रकार से काटूंगा तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। मान लिया पानी की बोतल है, बिल्कुल इस प्रकार, जैसे इस वाले सी अर्चिन को देखते हैं अपन, इसको ऐसे यदि काटना चाहेंगे तो दो बराबर हिस्सों में कट गया, इसको मतलब सममित शरीर है। ऐसे काटेंगे तो भी दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, यदि हम इस प्रकार से काटना चाहेंगे तो भी दो हिस्सों में, विभिन्न प्रकार से जब हम इसको काटेंगे तो दो बराबर हिस्सों में ये बढ़ जाएगा। तो ये वाला ये जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, सममिति यहां पर मिल रही है। ये हाइड्रा दिखा रखा है, इस हाइड्रा में भी इसका इस प्रकार से बेलनाकार शरीर होता है और इसको विभिन्न प्रकार के तलों से बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमने ये बात किया सममिति होती क्या है, यदि जंतु के शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जा सके तो हम कहेंगे कि वहां सममिति मौजूद है। अब यदि मैं बोलूं असममित क्या होगा, यदि मान लिया कोई जंतु का शरीर किसी भी तरीके से दो बराबर भागों में ना बांटा जा सके, यदि जंतु का शरीर असममित क्या होगा, यदि जंतु को किसी भी तल से दो भागों में ना बांटा जा सके, दो भागों में नहीं बांटा जा सके, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा असममित। अब देखो मान लिया जैसे यहां पे दिखा रखा है, ये है अमीबा। अब अमीबा की ये कोशिका दिख रही है हमको। अब ये कोशिका को हम कितने भी कोशिश कर लें, हम इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। कहीं ना कहीं मान लो मैं ऐसे भी बांट दूंगा तो भी क्या रहेगा, यहां पर देखो व्यवस्था इस प्रकार की दिख रही है अपने को, जबकि यहां पर ये अपने को इस प्रकार की व्यवस्था है। आप देख रहे हो क्या दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट है क्या, ठीक एक दूसरे से विपरीत मिलते हैं क्या, नहीं मिल पाएंगे। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा असममित जंतु में आएगा। यहां पर दिखा रखा है एक स्पंज दिखा रखा है, यहां पर ये भी स्पंज में से दिखा रखा है, ये भी स्पंज है। तो स्पंज में देखो ये वाला जंतु है, क्या दो बराबर भागों में बांट पाएंगे, नहीं बांट पाएंगे। ये जो जंतु है ये ऊपर से देखने में थोड़ा गोला सा दिख रहा है, लेकिन इसके भी शरीर क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है थोड़ा, और उसको भी दो भागों में बांटना मुश्किल रहेगा। ऐसे ही ये जो जंतु दिख रहा है इनको भी, तो ये तीनों के तीनों जंतु किसके, ये पोरीफेरा के जंतु है, ये पोरीफेरा के जंतु है। तो असममित शरीर कहां कहां पर मिलेगा, यदि उदाहरण की बात करें असममित कहां कहां पर मिलेगा, देखो जैसे मैंने बोल दिया अमीबा, तो अमीबा क्या रहेगा, असममित। पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं,
पोरीफेरा के अधिकांश सदस्य, तो पोरीफेरा के अधिकांश सदस्य जो होते हैं, पोरीफेरा के अधिकांश सदस्य असम्मित होंगे, अधिकांश सदस्य। तो पोरीफेरा में ज्यादातर जो सदस्य कैसे रहने वाले हैं, वो असम्मित। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, मोस्टली पोरीफेरंस आर मोस्टली असिमेट्रिकल। पोरीफेरा ज्यादातर क्या होते हैं, असम्मित। तो हमेशा हमको सामान्य रूप से पोरीफेरा की जो समिति लिखनी है, कैसी लिखनी है, मोस्टली असिमेट्रिकल, ज्यादातर वो असम्मित ही होते हैं। तो यहां पर हमको एक बात समझ में आ रही है कि असम्मिति क्या है, कि यदि शरीर को दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सके तो हम कहते हैं कि यहां पर क्या रहेगा, असम्मित शरीर इनका रहेगा। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये तो इंपॉर्टेंट याद रखना ही है, अमीबा है, पोरीफेरा है, असम्मित। एक क्या होता है कि एक विकसित संघ है मोलस्का, मोलस्का के कुछ जंतु जिनको गैस्ट्रोपोडा कहा जाता है, वो भी असम्मित होते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए हमको याद रखना है। देखो हमने पहले एक दिन बात की थी, पिछली क्लास में, पिछली से हमारी कुछ क्लास हुई थी, हमने बात की थी, जैसे मोलस्का का जंतु है। अब ये मोलस्का का जंतु है, लेकिन इसका जो ये गैस्ट्रोपोडा वर्ग का है। कौन से वर्ग का है, गैस्ट्रोपोडा। अब ये वाला जो जंतु है, इस जंतु का शरीर कैसा होता है, असम्मित होता है। तो जो मोलस्का के कुछ जंतु जो होते हैं, उनका शरीर कैसा हो जाता है, असम्मित हो जाता है। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि गैस्ट्रोपोड जो मोलस्का होते हैं, सभी मोलस्का नहीं, मोलस्का के कुछ जंतु, तो गैस्ट्रोपोड जो मोलस्का के सदस्य होते हैं, उनका शरीर भी क्या होता है, उनका शरीर भी असम्मित होता है। गैस्ट्रोपोडा जो मोलस्का का जो सदस्य है, गैस्ट्रोपोडा मोलस्का के सदस्य क्या रहते हैं, असम्मित शरीर वाले रहते हैं, गैस्ट्रोपोडा के सदस्य। अब यहां पर हमको याद रखना है असम्मित। अब यहां पर बात आ रही है कि समिति में एक प्रकार है अरीय समिति, रेडियल सिमेट्री। अरीय समिति को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, अरीय समिति। देखो अब इंपॉर्टेंट है, अरीय समिति क्या होती है। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, समिति क्या होती है और असम्मित जंतु क्या होते हैं। यदि दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो सम्मित है, नहीं बांट सकते तो असम्मित है। अब अरीय समिति मतलब है कि इनको दो बराबर भागों में तो बांट सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, अरीय वाले वो जंतु होते हैं जिनके पास बहुत सारे तल ऐसे होते हैं जिनसे दो बराबर भागों में बांट पाए। जैसे मान लिया कि ये तो एक जंतु दिख रहा है, ये सिलेंट्रेटा का जंतु है, ये सिलेंट्रेटा का जंतु है। अब इसके शरीर को बहुत सारे तल ऐसे होंगे जिनसे क्या किया जा सकता है, दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे ये हाइड्रा दिखाई दे रहा है, हाइड्रा के भी बहुत सारे तल हैं जिससे दो बराबर भागों में बांटा जा सकेगा। ये सी अर्चिन है, ये सी अर्चिन है जो कि आता है इकाइनोडर्मेटा में। ये सी अर्चिन है, किसमें आता है, ये इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। इसको भी हम देखो बहुत सारे तल होंगे, आप देख रहे हो क्या बहुत सारे तल मौजूद है कि नहीं है, एक गोल सी संरचना है, बहुत सारे तल मौजूद है। जब तो अरीय समिति क्या होगी, जब शरीर बेलनाकार हो या कैसा हो, वो कहीं ना कहीं वो स्फेरिकल हो, गोलाभ संरचना लिए हो। जब शरीर बेलनाकार हो या गोलीय संरचना लिए हुए हो तो एक से अधिक तलों द्वारा दो भागों में बांट सकते हैं। तो जब शरीर या तो बेलनाकार सा शरीर हो या गोलाकार सा शरीर हो तो बहुत सारे हमको तल मिलेंगे, उससे दो बराबर भागों में बांट पाएंगे। तो इस प्रकार की समिति को क्या कहा जाएगा, इस प्रकार की समिति को कहा जाएगा अरीय समिति। अब बात यह है कि अरीय समिति के उदाहरण क्या होते हैं, कहां कहां पर हमको अरीय समिति मिलती है। तो देखो अरीय समिति में हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है, सबसे पहले तो कौन आ गया, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में क्या मिलती है, अरीय समिति मिलेगी सिलेंट्रेटा में। इसके बाद देखो एक तो सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा के बाद जो है टीनोफोरा, टीनोफोरा में भी अरीय समिति मिलेगी, आगे हम पढ़ेंगे विशेष प्रकार मिलेगा उसका टीनोफोरा। इसके अलावा ये दोनों में अरीय समिति, इसके अलावा जो है वयस्क इकाइनोडर्मेटा, वयस्क इकाइनोडर्मेटा। तो अरीय समिति कहां कहां पर मिल रही है हमको, सिलेंट्रेटा में,
टीनोफोरा में और वेस्क इकाइनोडर्मेटा। ये सी अर्चिन है, वेस्क है इकाइनोडर्मेटा का। तो इन वाले ये जो हमारे संघ है इनमें हमको अरीय समिति मिलती है। इकाइनोडर्मेटा के वेस्क में अरीय समिति मिलती है। उसके लार्वा अवस्था या जो उसकी जन्म के बाद की जो अवस्था होती है, अभी अपरिपक्व है, लार्वा अवस्था बोलते हैं उसको, तो वहां पर अरीय समिति नहीं मिलती। तो ये पॉइंट्स अपने को याद रखने कि अरीय समिति जब शरीर बेलनाकार या गोलाभ संरचना वाला होता है तो एक से अधिक तल से उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। उदाहरण है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और वेस्क इकाइनोडर्मेटा। अब देखो एक खास बात और होती है अरीय समिति की। जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बताया अभी, टीनोफोरा में अरीय समिति मिलती है, लेकिन टीनोफोरा में अरीय समिति का विशेष प्रकार मिलता है जिसे कहते हैं द्विअरीय समिति। ये द्वि की यहाँ पे मात्रा छोटी आएगी हिंदी में, बाइरेडियल। देखो टीनोफोरा में अरीय समिति मिलती है, हाँ मिलती है, लेकिन अरीय समिति में भी मिलती है बाइरेडियल। इसका मतलब केवल दो तल होते हैं वहां पर, केवल दो तल से द्विविभाजन हो सकता है। केवल दो ऐसे तल हैं, जैसे मान लो एक तल ऐसे तो एक दूसरा ऐसे, केवल दो ही तल ऐसे होंगे जिससे शरीर का द्विविभाजन हो सकता है। ये टीनोफोरा में होगी बाइरेडियल। यहां पर ये है इकाइनोडर्मेटा का वेस्क और ये है तारा मछली। ये कौन सी मछली है? तारा मछली। और किस में आती है? ये वेस्क है और किसकी है? इकाइनोडर्मेटा की। तो वेस्क इकाइनोडर्मेटा है ये। यहां पर मिलती है पंच अरीय। यहां पर क्या मिल रही है? पंच अरीय, पेंटा रेडियल, मतलब कि 5 तल ऐसे होंगे। असीमित तल नहीं है, केवल 5 तल ऐसे हैं जिससे शरीर को क्या कर सकते हैं? दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे एक तल ऐसे हो जाएगा, एक तल ऐसे हो जाएगा, फिर एक तल इस प्रकार से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर 5 प्रकार के 5 तल मिलेंगे जिससे शरीर को क्या कर सकेंगे? शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जा सकेगा। तो 5 तल ऐसे रहेंगे जिससे शरीर को दो बराबर भागों में बांट सकेंगे। तो ये रहेगी तारा मछली। इसका मतलब इकाइनोडर्मेटा का जो सदस्य तारा मछली है, इसमें हमको पेंटा रेडियल प्रकार की सिमेट्री मिलती है, पंच अरीय प्रकार की सिमेट्री मिलती है। ये हमारे एग्जाम के प्रश्न है, आपको याद रखना पड़ेगा। बाइरेडियल सिमेट्री, देखो द्विअरीय समिति टीनोफोरा में, पंचअरीय समिति स्टारफिश में। ओवरऑल द्विअरीय हो या पंचअरीय हो, ये किसका ही उदाहरण है? ये जो उदाहरण है ये अरीय समिति के ही उदाहरण है। सामान्य अरीय समिति में बहुत सारे तल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे तल हो सकते हैं, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक टीनोफोरा में 2 तल और ये पंचअरीय तारा मछली में कितने तल होंगे? यहां पर मिलेंगे 5 तल जिनसे बांटा जा सकेगा। एक खास बात और याद रखनी है आपको, एक खास पॉइंट है। देखो एक प्रश्न है छोटा सा, क्या अरीय समिति विकसित जीवों का लक्षण है? क्या नहीं, अरीय समिति विकसित जीवों का लक्षण नहीं है। तो अरीय समिति वाले जो ज्यादातर जीव है, जैसे कि सिलेंट्रेटा के जीव हो गए, टीनोफोरा के जीव, अरीय समिति के ज्यादातर जो जीव हैं वो स्थानबद्ध होते हैं, ज्यादा उनमें गतिशीलता देखने को नहीं मिलती। तो अपने को याद रखना है क्या? अरीय समिति स्थानबद्ध जीवों या हम कहें कि कम गतिमान जीवों से संबंधित है, जीवों से संबंधित है। अरीय समिति स्थानबद्ध जीवों से या फिर कम गतिमान जीवों से संबंधित है। तो ये क्या होती है? अल्प विकसित प्रकार की है। अल्प विकसित जो जीव रहते हैं, अल्प विकास का सूचक होती है। तो याद रखना छोटा सा पॉइंट कि अरीय समिति क्या होती है? अल्प विकास का सूचक होती है। प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है उनका ये कहीं ना कहीं उनके बारे में बता रही है ये अरीय समिति। तो अरीय समिति के पॉइंट बहुत अच्छे से रखने पड़ेंगे आपको याद। तो अभी तक हमने देख लिया अरीय समिति जिसमें द्विअरीय और पंचअरीय भी हमने देखा। अब हमारा एक खास पॉइंट है द्विपार्श्व समिति। ये तीसरी, ये जो हमारी है, यही हम आखिरी हमारी समिति है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट बहुत ही है क्योंकि हमारे शरीर में भी क्या मिल रही है? द्विपार्श्व समिति मिल रही है। देखो पोरिफेरा में असममित अधिकांशतः, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में वो कैसे हो गए? वो रेडियल अरीय समिति वाले हो गए। अब जब हम प्लेटीहेल्मिन्थीज पे आएंगे, चपटे क्रमियों पे, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक, सिवाय इकाइनोडर्मेटा के वेस्क के, हमको मिलती है द्विपार्श्व समिति। कौन सी समिति मिलेगी? द्विपार्श्व समिति। और ये द्विपार्श्व समिति होती क्या है कि जब शरीर में केवल एक तल ऐसा हो,
शरीर में एक प्लेन ऐसा हो, एक तल ऐसा हो जिससे शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जा सके, तो ऐसी सममिति को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है द्विपार्श्व सममिति। यहां पर हम देखते हैं जैसे मनुष्य का शरीर है, तो मनुष्य के शरीर को बीचों बीच में से आधा बांट दिया जाए, केवल एक ऐसा तल है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि दो बराबर भागों में बांटा जा सके। तो द्विपार्श्व सममिति क्या होती है? केवल एक तल से ही, ऐसे ही देखो ये केकड़ा है, इस केकड़े में भी दिखाया हुआ है कि ये वाला जो तल है इससे शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो द्विपार्श्व सममिति क्या होगी? शरीर को केवल एक तल द्वारा ही दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। और यहां जो उदाहरण आएंगे, प्लेटी-हेलमिंथेज, कहां से शुरुआत होने वाली है? प्लेटी-हेलमिंथेज। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? ये नाम तो अपने को याद होते ही है, हो चुके होंगे। इसके बाद आ जाएगा एस्के-हेलमिंथेज। इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा एनेलिडा। इसके बाद जो होगा वो आ जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आ जाएगा मोलस्का। फिर आ जाएगा, देखो इकाइनोडर्मेटा में नहीं, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा में होती है केवल, यहां पे लिख लेंगे केवल, या हम कहें कि इकाइनोडर्मेटा लार्वा, इकाइनोडर्मेटा लार्वा। तो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा के पास रहेगी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? हेमिकॉर्डेटा, द्विपार्श्व सममिति रहेगी हेमिकॉर्डेटा में, और हेमिकॉर्डेटा के बाद क्या आ जाएगी? कॉर्डेटा। तो इन सब में हम देखेंगे कि इन सब में हमको कौन सी सममिति मिलेगी? इन सभी में हमको द्विपार्श्व सममिति मिलेगी, हमको बाइलेटरल सिमेट्री हमको मिलेगी। द्विपार्श्व सममिति, दो बराबर भागों में शरीर को बांटा जा सकता है। और आप देखोगे ये सारे के सारे शरीर हैं, मुख्यतः क्या ही है, ये गतिशील ही है, और कहीं ना कहीं गतिमान जीवों का लक्षण है ये जो है द्विपार्श्व सममिति। स्थानबद्ध जीवों में सामान्यतः क्या ही मिलती है? उनमें अरीय प्रकार की सममिति ही मिलती है। तो यहां तक हमने सममिति की बात की। यहां पर बस एक छोटा सा पॉइंट, आज की जो हमारा ये वाला जो लेक्चर है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात और करेंगे हम, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको कुछ शब्द जानने हैं, कुछ शब्द जानने हैं। जैसे कि एक शब्द है पृष्ठ सतह, एक शब्द है पृष्ठ सतह। ये देखो आगे हमको हमेशा काम आएंगे, पूरी बायोलॉजी में हमको काम आते हैं ये। एक शब्द है पृष्ठ सतह, जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं डॉर्सल। एक है अधर सतह, जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं वेंट्रल। एक है एंटीरियर या अग्र, एंटीरियर या अग्र। एक है पोस्टीरियर या पश्च, और फिर ये है प्रोक्सिमल, इसको बोलते हैं समीपस्थ। अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। और ये डिस्टल होता है दूरस्थ। तो देखो अब क्या है काम की बात यहां पर। देखो कोई जंतु है, ये एक घोड़ा है, द्विपार्श्व सममित तो ये है ही। यदि मान लिया इसको जमीन पर बैठेगा, तो जमीन पर जब लेटता है कोई या बैठता है कोई, तो कहीं ना कहीं इसकी निचली सतह संपर्क में आएगी। यदि हम एक मंकी की बात करें, तो मंकी के दो हाथ दो पैर और इस प्रकार से चल रहा है, तो वह भी जमीन पर लेटेगा तो उसकी नीचे वाली सतह उसकी टच में आएगी। हमारी भी बताओ, यदि हम मंकी की जैसी तुलना करें, हम भी ऐसे दो हाथ और दो पैरों से चले, तो हम भी नीचे ऐसे लेटेंगे। तो ये वाली जो हमारी सतह है, जो जमीन के संपर्क में आने वाली है, यह सतह कहलाती है अधर सतह। संपर्क जो जमीन के साथ हमारी टच में आएगी, स्तन ग्रंथियां भी इसी तरफ है मैमल्स में, तो ये निचली वाली जो सतह है, ये निचली सतह क्या कहलाएगी? इस निचली सतह को, ये जो निचली सतह ये जो आएंगी सारी की सारी निचली सतह को क्या बोला जाएगा? अधर सतह बोला जाएगा। धरातल की तरफ, धर का मतलब है धरातल की तरफ, तो अधर सतह धरातल वाली सतह। इसके ठीक दूसरी तरफ रहेगी पृष्ठ सतह। ये जो ऊपर की सतह रहेगी, ये सतह क्या रहेगी? पृष्ठ सतह, पीठ वाली सतह, बैक, जहां पे हमारी बैक बोन है, जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो वो हमारी जो सतह है वो हमारी रहेगी पृष्ठ सतह, पीठ वाली सतह। तो इस जंतु में ऊपर की सतह जो है ये कैसी होगी? पृष्ठ सतह हो जाएगी। मान लिया कि मैं कोई, जैसे अभी केचुआ बनाऊं, ये कोई केचुआ है मान लिया, तो इस केचुए की जो ऊपर की सतह होगी, ऊपर वाली, वो तो हो जाएगी पृष्ठ सतह। इसके नीचे जो धरातल को संपर्क में आ रही है वो हो जाएगी अधर सतह। और यहां पर केचुए का मान लिया मुख है, और इधर की साइड केचुए की माना कि एनस है। तो हमेशा याद रखना होता है, जो मुख वाली साइड होती है
मुख वाले भाग हमेशा क्या होता है, अग्रभाग, या घोड़े का अग्रभाग ये होगा, ऐसे केचुए का मुख है यहाँ पर, तो यहाँ पर केचुए का क्या होगा, ये अग्रभाग होगा। इसी प्रकार से जो एनएस वाली साइड होती है, टेल वाली और एनएस वाली जो साइड होती है, तो टेल पार्ट और एनएस पार्ट जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। पोस्टीरियर पार्ट, ये देखो ये पृष्ठ सतह, यहाँ पर है पश्च सतह, पश्च का मतलब ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया। मनुष्य में भी हेड वाला पार्ट ये हमारा एंटीरियर, हमारे इधर जमीन पे लेटे हो तो हमारा हेड वाला पार्ट जो आगे की तरफ होगा, तो ये हम जैसे तैरते मान लिया, तो तैरते वक्त भी आप देखोगे हेड वाला पार्ट आगे रहेगा, तो हेड वाला पार्ट क्या हो गया, एंटीरियर, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, वो हो गया हमारा पोस्टीरियर पार्ट। पीछे जो बैक वाला पार्ट है वो हमारा है डोर्सल पार्ट, और पोस्टीरियर पार्ट में कौन सा होगा, निचली वाली साइड में टेल या एनएस वाला जो साइड होता है एनिमल्स का, वो होता है पोस्टीरियर पार्ट। तो थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाकर एक तो समझना है कंसेप्ट को, और मान लो आपको थोड़ी दिक्कत आती है समझने में, थोड़ा सा वीडियो को आप रिवाइंड करके भी बाद में आप देख सकते हैं। तो यहां पर अब एक शब्द रह गया, समीपस्थ और दूरस्थ क्या होता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल क्या होता है। देखो समीपस्थ दूरस्थ जो टर्मिनोलॉजी है वो हमेशा, समीपस्थ और दूरस्थ जो शब्द है वो हमेशा इस बात पे डिपेंड करते हैं कि अपन ने किसके, जैसे शरीर है जंतु का, तो जंतु का अपन ने कोई तल ले लिया, अब इस तल से अपन ये भुजा इसकी देख रहे हैं, इसकी जो आर्म है, जो पास वाला रहेगा, जो पास वाला रहेगा उसको बोलेंगे समीपस्थ। समीपस्थ इस केंद्रीय अक्ष के क्या रहेगा, पास रहेगा। ऐसे ये दूर वाला हिस्सा क्या रहेगा, दूरस्थ, दूरस्थ, और ये दूरस्थ वाला हिस्सा क्या रहेगा, केंद्रीय अक्ष से क्या रहता है, ये दूर रहता है। तो कोई भी पार्ट ले लो, मान लिया इसकी टेल ले ली, ये इसकी पूंछ है, तो पूंछ का ये वाला हिस्सा तो हो जाएगा समीपस्थ वाला हिस्सा, और पूंछ का ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरस्थ वाला हिस्सा। मान लिया मैं हाथ ले लूं, अपना हाथ ले लूं, तो मेरे हाथ में ये जो पेन है, ये पेन, ये जो हाथ का हिस्सा है ये तो मेरा दूरस्थ हिस्सा, जबकि ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, समीपस्थ। तो ये समीपस्थ है और वो दूरस्थ है। तो बॉडी का जो केंद्रीय अक्ष है उसके सापेक्ष क्या स्थिति है, पास है या दूर है, तो उसको अपन कहते हैं समीपस्थ और दूरस्थ के हिसाब से उसको बताया जाता है। तो कुछ सामान्य टर्मिनोलॉजी है जो हमको याद रखनी होती है एज ए बायो स्टूडेंट, हमको नीट पास करने में भी हेल्प करेगा, और आगे जब हम डॉक्टर बनेंगे तो भी हमारे को ये टर्मिनोलॉजी वहां पर भी हमेशा काम में आती रहेंगी। प्रॉक्सिमल डिस्टल वाली टर्मिनोलॉजी, डोर्सल, वेंट्रल, ये सारे शब्द हमको हमेशा काम में आते ही आते रहेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स यहां तक हमने बात की, अभी तक हम वर्गीकरण के जो आधार पढ़ रहे थे उसमें हमने 3 आधारों की बात की है। एक तो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन का, सेकंड था बॉडी प्लान या शरीर नियोजन वाला, और तीसरा था शरीर की समिति। अगली क्लास जो अपन लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि शरीर में जो जनन स्तर के आधार पर, जनन स्तरों के आधार पर जंतुओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है। आप एक बार अच्छे तक यहां तक अच्छे से आप पढ़ो, और फिर हम अगले चैप्टर में आपसे फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।